देखिए, आप सबको अच्छे से पता है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर सीयूटी 2024। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ कपिल बत्रा, और 25 ईयर हो गए हैं मेरे को इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी पढ़ाते हुए। हर साल हमने नेशनल टॉपर दिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए। इस पर हमारा टारगेट है, हमने सीयूटी के अंदर भी टॉपर निकालना है, और ये पॉसिबल है सिर्फ आपके साथ। देखो, टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा ले, जब तक बच्चा घर जाके रिवाइज नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेगा, बच्चे रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप सबको अच्छे से क्लियर होगा कि आपका इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, 50 आपके एमसीक्यूज आने हैं, जिनमें से आपने 40 अटेम्प्ट करने हैं, और टारगेट है हमारा कि 40 के 40 होने चाहिए। हमें एक भी गलत नहीं करना किसी भी कंडीशन में। अच्छा, अगर लास्ट ईयर के हम पेपर्स को देखें तो मैं आपको बता रहा हूं, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, सिर्फ कंसेप्ट के साथ कंपैरिजन। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बच्चे आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। सीयूटी बहुत ज्यादा टफ नहीं। अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं आज का पहला टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये पहला टॉपिक है हमारा। अब सबसे पहले मेरे बच्चे क्वेश्चन आता है कि भैया इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? देखो, इकोनॉमी इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड पीपल विद द मींस ऑफ अर्निंग अ लिविंग। हम कितने इंडियन इकोनॉमी है, चाइना इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी। क्या मतलब है इकोनॉमी का भाई? इकोनॉमी का मतलब है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जिसके थ्रू एक पर्सन अपनी अर्निंग अर्न कर सकता है। दैट इज माय डियर इकोनॉमी। और इकोनॉमी के अंदर हमारे 3 मेजर एक्टिविटीज होती हैं। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। 3 मेजर एक्टिविटी कौन सी होती है किसी भी इकोनॉमी की? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। हम इसे कई बार कैपिटल फॉर्मेशन भी कह देते। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है मेरे बच्चे? सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ए पर्टिकुलर रीजन थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिविंग। वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमी के अंदर जो हो रही है, किसी जगह पे हो रही है, उन सबका मिक्सचर जिससे अपनी अर्निंग अर्न कर पा रहे हो, दैट इज द इकोनॉमी। और इकोनॉमी की ये 3 मेजर एक्टिविटीज आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फिर थोड़ा आगे चले तो 3 तरह की इकोनॉमीज होती है बच्चे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सर, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? इसको मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं, कि वो इकोनॉमी है जहां पे जो भी डिसीजन है, जो मेजर डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑल आर टेकन बाय मार्केट फोर्सेस। भाई यहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली। जो भी डिसीजंस है वो कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे गवर्नमेंट कोई डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करती। सिर्फ गवर्नमेंट का काम क्या होता है? आपको मेन डायरेक्शन देना। और यहां पे प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। डेफिनेटली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, यहां पे प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल है, और यहां पे उनका मोटिव क्या रहता है? हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। तो यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए हमारे को, व्हाट इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एग्जांपल अगर हम बात करें, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फिर अब आगे चलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कह देते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है? जितने भी हमारे मेजर डिसीजंस हैं, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, अगेन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ऑल आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी, या कह सकते हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किनके लिए प्रोड्यूस करना है, ऑल आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। और यहां पे गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें, चाइना, रशिया, दीज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ
सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तीसरा आता है मेरे बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं। जो मेजर डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है, जो नेशनल प्रायोरिटी के डिसीजन है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के डिसीजन है, और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर अपने आप ले लेता है। दैट वी कॉल मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान आर द गुड एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो इंडिया में क्या है, डिफेंस गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, रेलवे गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, पुलिस अपने पास रखी है सर्विसेज। तो जो मेजर चीजें हैं गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली और बाकी प्राइवेट सेक्टर को दे दी। तो दैट इज माय डियर मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सर ये इकोनॉमिक्स क्या है? कोई पता तो होना चाहिए ना, तो पढ़ क्या रहे हैं हम? इकोनॉमिक्स। अब अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही आ गई और हम जवाब ना दे पाए तो क्या होगा भाई? तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। इससे पहले ये समझ लो, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, ये कई बार 1 मार्कर में टीचर में भी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछ ले कि भैया इकोनॉमिक्स के बच्चे आए, इनको पता है इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से? इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस एंड नेमी। ये 2 वर्ड है ग्रीक, ओइकोस एंड नेमी, जिससे हमारा ये इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव हुआ है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी जो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड है हम उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। थोड़ा और बेटर में बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज दैट साइंस व्हिच स्टडीज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ। भैया इकोनॉमिक्स में हम सभी एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज को जो वेल्थ से रिलेटेड है, कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए, वेल्थ को कैसे यूज किया जाए, वेल्थ कैसे इंक्रीज की जाए, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। इसको मेरे बच्चे हम वेल्थ डेफिनेशन भी कह दिया इकोनॉमिक्स की। ये जो डेफिनेशन है क्या नाम है इसका? इट इज कॉल्ड एज वेल्थ डेफिनेशन। हमारे इकोनॉमिक्स से एडम स्मिथ, जिन्होंने ये हमारी डेफिनेशन दी थी। एक और डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, सम टाइम टीचर में आस्क। इकोनॉमिक्स इज दैट सोशल साइंस concerned with the allocation of scarce means in a such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize his profit, and society can maximize social value. कहता है इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि भैया जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो स्कार्स मीन्स है, उनको कैसे यूज करें ताकि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, सोसाइटी को मैक्सिमम वेलफेयर मिले। यानी ये बेसिकली जो डेफिनेशन है हम इसको बोलते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। और मेरे बच्चे ये हमारे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर रॉबिन्स उन्होंने दी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी 2 मेजर डेफिनेशन में से एक और भी आती है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो ये 3 हमारी मेन डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, सर इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स को, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? डिवाइडिंग 2 पार्ट्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। भाई आपको पता होना चाहिए जो माइक्रो वर्ड है, कि माइक्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये भी ग्रीक वर्ड है, माइक्रो से लिया गया है। कहां से लिया गया? ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है सूद। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बेसिकली इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। दैट इज माय डियर माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड, सप्लाई, प्राइस। हम किसमें स्टडी करते हैं इसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को छोटे लेवल पे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करोगे? किसी एक इंडस्ट्री की इनकम, किसी एक मार्केट की इनकम, किसी एक स्टेट की इनकम, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की इनकम, कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर लाइक टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप, इनकी इनकम की बात करोगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एमसीक्यू आया भी है, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। क्या नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच जिसमें हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, एंड इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट आता है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या? भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स अब अगेन जो मैक्रो वर्ड है कहां से डिराइव हुआ?
ग्रीक वर्ड माक्रोस, और माक्रोस का मतलब होता है लार्ज। क्या मतलब होता है माक्रोस का? लार्ज। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम डील करते हैं प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। दैट इज माय डियर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी प्लस 2 के अंदर, तो आपने क्या चैप्टर्स पढ़े थे? नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। ये सब क्या है? ये मैक्रो प्रॉब्लम्स है, तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर द एमसीक्यू, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि मैक्रो में हम मेन क्या डिटरमिन करते हैं? इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी। और माइक्रो में किसको मेन डिटरमिन करते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं देखता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है वो कितनी एक्टिव है। ठीक है, तो यहां पे ना मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किए जाएंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ शुगर मिल, जो वन है वो किस में आएगा? माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? चैट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए फटाफट। देखिए ऑडियंस कितनी एक्टिव है। माइक्रो स्टडी आंसर दिया है हमारे प्रथम ने, बिल्कुल शुगर मिल की जो स्टडी है दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बढ़िया। इन्फ्लेशन रेट किस में आएगा? मैक्रो और माइक्रो? अरे बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत फास्ट है, बिल्कुल ठीक। इन्फ्लेशन रेट आएगा इन मैक्रो। अच्छा, कार इंडस्ट्री किस में आएगी भी फटाफट बताएं। अरे बहुत फास्ट है बच्चे हमारे, वेरी गुड। अगेन इट इज इन द माइक्रो। सप्लाई ऑफ मनी ये किस में आएगा? यस, कृतिका ने आंसर दिया है मैक्रो, एब्सोल्युटली राइट। सप्लाई ऑफ मनी पूरी इकोनॉमी के लिए होती है, तो दैट इज अगेन मैक्रो स्टडी। वेज डिटर्मिनेशन इन ए कंपनी, इज इट माइक्रो और मैक्रो? हरियम, यशिका जी ने आंसर दिया है माइक्रो, भूमि दे रही है मैक्रो। भूमि गलत हो गया आपका। वेज डिटर्मिनेशन एक कंपनी की बात हो रही है, माय डियर इट इज ए माइक्रो। एंड देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इज इट ए माइक्रो स्टडी और मैक्रो स्टडी? यस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस माय डियर, एलोकेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है, मैं आपको अगर याद करा दूं, आप लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का चैप्टर याद करो, अभी करेंगे भी आगे सेंटर प्रॉब्लम, और उसमें हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट वी डिस्कस। देखो इसको मैं आपको बताऊं, यहां पे थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैक्रो स्टडी भी है और माइक्रो स्टडी भी है, क्योंकि इसको माइक्रो लेवल पे भी करते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो लेवल पे भी होता है। मान लो मेरी एक छोटी सी इंडस्ट्री है, मेरे को अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, तो माइक्रो लेवल पे एलोकेशन हो रहा है, और पूरी इकोनॉमी के लिए भी आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। तो माइंड वन थिंग, ये इसमें आंसर माइक्रो मैक्रो दोनों आ सकता है। तीसरा ऑप्शन ये भी दे सकता है, ए माइक्रो, बी मैक्रो, सी बोथ ऑफ देम। तो आंसर यहां पे बोथ है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो स्टडी भी है और मैक्रो स्टडी भी है, थोड़ा दिमाग को साथ लेके चलना है। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या है भैया? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी कि हम लोगों का एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर। यस, बिल्कुल ठीक आंसर दिया सार्थक अग्रवाल ने, भूमि ने भी। इट इज ए माइक्रो। एग्रीगेट डिमांड आप किसमें पढ़ते हैं भैया, माइक्रो में कि मैक्रो में? ये तो सबका ठीक होना चाहिए, चैप्टर का नाम ही था ये। यस, इट इज ए मैक्रो। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये माइक्रो में पढ़ा था कि मैक्रो में पढ़ा था? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैक्रो ही आंसर है। बच्चे अटेंटिव है मेरे। मार्केट डिमांड फॉर एप्पल, एप्पल की मार्केट डिमांड क्या है? माइक्रो स्टडी है या मैक्रो स्टडी है? आस्था जी, सार्थक जी, यशिका जी, सबका आंसर ठीक है, दैट इज द माइक्रो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि माइक्रो मैक्रो का टीचर ने कुछ ऐसा पूछ लिया तो आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अब आता है मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? भैया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है which present the real picture of a subject, जो आपको रियल पिक्चर सब्जेक्ट की बता रही है। इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, कैसी चीजें हैं बिल्कुल वैसी आपको रिप्रेजेंट की जाएंगी। दैट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यानी आप इसको ऐसा भी कह सकते हो,
It deals with the what is, what was and what will be. यानी आपको जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, एज इट इज प्रेजेंट की जाएगी, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड दीज कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। और जितनी भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। यानी जब आपको ये बताया जाए क्या है, क्या होगा, क्या था, what was, what is, what will be, to present a picture as it is, real picture, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सर अभी समझ नहीं आया, ऊपर से गए, अभी क्लियर, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा भैया इंडिया की पॉपुलेशन 2010 में थी इतनी, 2015 में हो गई इतनी, 2022 में इतनी, 2024 में इतनी, और 2026 में प्रेडिक्ट इतनी हो जाएगी। तो फैक्ट्स के बेस पे मैंने वो आपको डाटा प्रेजेंट कर दिया एज इट इज, रियल डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है, पॉजिटिव। मैंने कोई आपको सजेशन नहीं दी, मैंने अपनी कोई इसके ऊपर आपको अपना कमेंट नहीं किया, रियल पिक्चर प्रेजेंट कर दी एज इट इज। तो माय डियर, इट इज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये देखो, population of India has been rising at a faster rate of 2.1% during 91-2001। हमने एक फैक्ट प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। In 2002-03, the average rise in prices was 3.4%, which increased to 12.5% in 7-8। Again, हमने फैक्ट को प्रेजेंट कर दिया as it is, a positive economics। Before British rule, Indian export and imports were separate all over the world, but during British rule, India's import and export were mainly restricted between England and Britain। भाई पहले सारे पूरे वर्ल्ड में हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, अब सिर्फ ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ करते। दो चीज थी, आपने प्रेजेंट कर दी। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी हमारी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो हमें बताती है व्हाट ऑट बी एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी। यहां पर आपको सजेशन भी दिया जाएगा, ये सजेस्टिव है, कि आपको बताएगा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें कुछ नहीं आपको बोला क्या होना चाहिए, जिसने बताया क्या प्रेजेंट की पिक्चर एज इट इज। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाएगा व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर किया जाएगा। दैट वी कॉल द नॉर्मेटिव। इसमें ओपिनियन दी जाती है रिलेटिंग टू सम राइट और रॉन्ग। एक ओपिनियन, जैसे कोई ओपिनियन देता है ये गलत है या ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज माय डियर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या है ये सजेशन कि पॉवर्टी कैसे दूर की जा सकती है? अगर हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करें, पॉवर्टी दूर हो जाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल इज अ मेजर फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को दूर करना तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक दूसरा तरीका भी है, ये भी आपको सजेशन दी जा रही है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी डिक्रीज। अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए। तो ये सब क्या है, सजेशन। तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है? थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की क्या फीचर्स होती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्या प्रेजेंट करती है, रियल डिस्क्रिप्शन। दूसरी बात, इनको वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। एंड दीज आर बेस्ड अपॉन फैक्ट्स रिलेटिंग टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसीलिए इनको वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दीज आर नॉट सजेस्टिव, कोई सजेशन नहीं देंगे यहाँ पे आपको। एंड दीज आर फैक्चुअल स्टेटमेंट, क्योंकि फैक्ट पे बेस्ड है, डाटा पे बेस्ड है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब नॉर्मेटिव की अगर हम बात करें, तो दीज मेक एन असेसमेंट ऑफ एन एक्टिविटी, होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, असेसमेंट की जा रही है। इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि किसी की सजेशन है। आप एक बंदा सजेशन दे रहा भैया ऐसे करो ऐसे ना करो, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो। एंड दीज आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओपिनियन, यहाँ पे इंडिविजुअल ओपिनियन दी जा रही है। एंड दीज आर सजेस्टिव इन नेचर एंड दीज आर मॉडल स्टेटमेंट, आइडियल स्टेटमेंट, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दीज आर लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। डेफिनेटली मान लो मैंने कोई ओपिनियन दी, सामने वाला कुछ और ओपिनियन दे रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी के चांसेस हो सकते हैं, डिबेट भी हो सकती है। क्लियर एवरीबॉडी?
अब चेक करते हैं मेरे बच्चे तुम्हें कितना समझ आया कि ना। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आई, उन स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको ये बताना है कि ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 कि नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है। फटाफट ऑडियंस क्विकली जाए, तैयार हो जाइए सारे। इंडिया जंप 23 पॉइंट्स इन द वर्ल्ड बैंक ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स टू 77th प्लेस, हाईएस्ट इन 2 years द इकोनॉमिक टाइम्स। इज इट ए पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? यस, भूमि का आंसर आया है पॉजिटिव, सार्थक का भी, कृतिका का भी, बहुत बढ़िया और बिल्कुल ठीक आंसर है। यस, इट इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपने रियल पिक्चर एज इट इज प्रेजेंट कर। गवर्नमेंट शुड फर्दर लिबरलाइज द बिजनेस रूल्स। अब ये बताइए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सेकंड स्टेटमेंट यस, बिल्कुल ठीक है। इट इज ए नॉर्मेटिव सजेशन है ना, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, सजेशन है। The autonomy of the central bank of a country should be maintained as per the law. अब ये बताइए ये नॉर्मेटिव है कि पॉजिटिव? बिल्कुल ठीक मेरे बच्चे, भाई ऑडियंस बहुत बढ़िया है। यह प्रीशा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, भूमि का भी आंसर ठीक है, नित्या अग्रवाल का भी ठीक है। एब्सोल्युटली इट इज माय डियर नॉर्मेटिव, बिल्कुल ठीक है। ऑडियंस बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, आप जवाब बड़े अच्छे दे रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू। Nominal GDP is calculated on the basis of current year prices. फिर नॉमिनल जीडीपी को हम करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अब ये स्टेटमेंट बताओ नॉर्मेटिव है कि पॉजिटिव? जल्दी ऑडियंस स्टार्ट हो जाइए। खुशी जरियाल जी आंसर दे रही है पॉजिटिव, अतिथि राठी भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक, सबका आंसर ठीक और मेरी ऑडियंस भी पॉजिटिव है भाई, वेरी गुड। तो आंसर इज पॉजिटिव, जो आपको बताया गया एज इट इज रियल पिक्चर प्रेजेंट। आगे चलते हैं और थोड़े से पॉइंट्स है हमारे पास, चेक कर लेते हैं आपको। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू कंट्रोल द राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना चाहिए। तो ये क्या है भैया, नॉर्मेटिव है पॉजिटिव है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है अभी बच्चे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। Yes, it is the normative. Absolutely right answer. Real GDP is calculated on the basis of base year price. अब ये बता दीजिए ये क्या है? वेरी गुड, बच्चों ने पहले ही आंसर देने शुरू कर दिए। Yes, it is positive. Consumer price index presents a more realistic picture of the inflation rate in a country than the wholesale price index. Is it positive or normative? Yes, बहुत बढ़िया यशिका जी और बहुत सारे बच्चे आंसर ठीक दे रहे हैं। इट इज पॉजिटिव। सब्सिडीज शुड बी ऑफर्ड वेरी केयरफुली। बड़े ध्यान से देनी चाहिए सब्सिडी, हर किसी को नहीं देनी चाहिए। इज इट ए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस माय डियर, आंसर इज नॉर्मेटिव, एब्सोल्युटली राइट आंसर। इट इज ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्लियर एवरीबॉडी? तो आई थिंक नॉर्मेटिव पॉजिटिव में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर पाओगे। दैट्स ग्रेट। अब आता है मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन, हमारा अगला टॉपिक आता है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है किसी भी इकोनॉमी की। देखो इनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, बेसिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। बेसिकली हर इकोनॉमी के अंदर कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, and these are related with the problem of choice. अगर मैं बोलूं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिकली दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आपके होते हैं लिमिटेड और वांट्स होती हैं अनलिमिटेड। तो आपको ये देखना होता है कि लिमिटेड मींस को अनलिमिटेड वांट्स के लिए कैसे यूज करें, एंड दैट इज माय डियर सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। क्या है बेसिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम उसको यूज करें। थोड़ा और अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। स्कार्स रिसोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स and using these resources toward the end use of satisfy these wants as fully as possible। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे स्कार्स मीन्स है
उनको ह्यूमन बींग्स की अलग अलग बॉन्ड्स के लिए कैसे यूज करें ताकि आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम बॉन्ड्स आपकी सेटिस्फाई हो सके। दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन आता है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या होते हैं, व्हाट आर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहला कारण आता है लिमिटेड मीन्स। भैया मीन्स लिमिटेड है, अगर अनलिमिटेड मीन्स होते तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मीन्स लिमिटेड है, हमें डिसाइड करना है हम किस काम के लिए इसको यूज करें, किसके लिए यूज ना करें, पहला रीजन। सेकंड, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। भैया अगर बॉन्ड्स आपकी लिमिटेड होती कभी ना कभी फुलफिल हो जाती, प्रॉब्लम ही नहीं है। पर बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, एक बॉन्ड खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है, कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अल्टरनेटिव यूज ऑफ, अगर हमारे मीन्स का एक ही यूज होता, प्रॉब्लम कहां थी, मान लो पेन है, अब इसका एक ही यूज है, लिखने के काम आता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है, जब आपके रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे लैंड है, अब लैंड के बहुत सारे यूज है, तो इस लैंड पे फैक्ट्री लगाओ, स्कूल बनाओ, प्ले ग्राउंड बनाओ, या सड़क बनाओ या गार्डन बनाओ, तो बहुत सारे यूज है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा किसके लिए उसको यूज करें और किसके लिए उसको यूज ना करें। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका जो कॉज आता है डिफरेंट प्रायोरिटीज। कहते सारी बॉन्ड इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है रिसोर्सेज को किस बॉन्ड्स के लिए पहले यूज करें और किसके लिए बाद में यूज करें। स्कार्सिटी इज कॉन्टिन्यूस है भैया, अगर ये शॉर्टेज टाइमली होती, कभी ना कभी स्कार्सिटी खत्म हो। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। अब रिसोर्सेज की हमेशा डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई हमेशा कम होती है, और ये कॉन्टिन्यूस है। अगर ये टाइमली प्रॉब्लम होती कभी ना कभी सॉल्व हो जाती, प्रॉब्लम खत्म, लेकिन स्कार्सिटी कॉन्टिन्यूस है। एंड स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, भैया ये यूनिवर्सल भी है, हर जगह स्कार्सिटी पाई जाती है। अब इंडिया में ले लो, यूएसए में ले लो, चाइना में ले लो, these are the causes of central problem। साल एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ अमंग द कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, तो आपको पता होना चाहिए, 6 के 6 है, आपको टिप पे होनी चाहिए। अब आता है सेंट्रल प्रॉब्लम होती कितनी तरह की है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू। किसी भी इकोनॉमी के अंदर पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है भैया क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे। भाई अभी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करने वाली है, तो हमें यहां पे डिसाइड करना है क्या प्रोड्यूस करें। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, मान लीजिए व्हाट टाइम गुड प्रोड्यूस करें या पीस टाइम गुड प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, फिर अगला डिसीजन होता है कितने गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करें, हाउ मच। ये डिपेंड करता है आपके कितने रिसोर्सेज है, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड इनको कितना कितना प्रोड्यूस करना है। यानी यहाँ पे आपको 2 डिसीजन लेने हैं, पहला व्हाट पॉसिबल गुड एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस, किन चीजों को बनाना है, एंड हाउ मच ऑफ दो सिलेक्टेड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और फिर उनको कितना कितना बनाना है। ये पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। जब आपने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, कितना बनाना है, अगली प्रॉब्लम होती है कैसे बनाए। बेसिकली ये प्रॉब्लम है चॉइस ऑफ टेक्निक, वे इनको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करें। अब हमारे पास 2 टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आई थिंक आप बच्चों को क्लियर होगा क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जब लेबर ज्यादा यूज करते हैं और कैपिटल का कम यूज होता है। इन्हें कम यूज होगी, लेबर ज्यादा यूज होगी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जब मशीनें ज्यादा यूज होती है, कैपिटल ज्यादा यूज होती है और लेबर का कम यूज होता है। अब सर अगर आपकी कंट्री है लेबर अबंडेंट कंट्री जैसे कि इंडिया, तो आपको यूज करनी चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर आपकी कंट्री है लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जब कैपिटल ज्यादा पाई जाती है, कैपिटल अबंडेंट कंट्री, तो यू शुड यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये हमारी सेकंड एवरीबॉडी। फिर आता मेरे बच्चे फॉर होम टू प्रोड्यूस, भैया किनके लिए प्रोड्यूस करें। अब ये प्रॉब्लम आती है कि ठीक है हमने प्रोडक्शन तो कर ली, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें बेसिकली 2 डिसीजन लेने होते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाउ नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर पहला डिसीजन आपने क्या लेना है कि भाई जो नेशनल इनकम जनरेट हुई उसे अलग अलग ग्रुप में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया उनको उनका शेयर कैसे हम दें।
जैसे कि लेबर को वेजेस कितना दें, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट कितना दें, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना दें, तो दैट इज फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीसरी प्रॉब्लम होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब नेशनल इनकम जनरेट हो गई, भैया उसको कैसे डिवाइड करें, अलग अलग ग्रुप्स में। जो प्रोडक्शन क्रिएट हुई, जो प्रोडक्शन हमारी हुई, अब उसमें से हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना हिस्सा दें, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये याद रखना एमसीक्यू के लिए। इसमें दो डिसीजन लेने हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है एफिशिएंट और फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। हर इकोनॉमी की चौथी प्रॉब्लम क्या होती है, भैया जो मेरे रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन कैसे हो, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको दूर कैसे किया जाए। देखो अगर आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे, अंडर यूटिलाइज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि उनको कैसे फुल यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि कोई भी हमारा जो रिसोर्स है वेस्ट ना जाए। इसको हम ये भी कह सकते हैं अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव करें। फिर आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। हर इकोनॉमी का एक टारगेट होता है, भैया इकोनॉमी कैसे ग्रो करे, जीडीपी कैसे ग्रो करे। और सर जब तक हमारे रिसोर्सेज ग्रो नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो इस प्रॉब्लम में हमें देखना होता है कि कैसे हम नई टेक्निक को लेके आए, कैसे नई टेक्नोलॉजी को लेके आए, क्योंकि जब नई टेक्निक आएगी तभी रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये आपने देखना है रिसोर्सेज कैसे ग्रो करे। और रिसोर्सेज चाहे हमारा ह्यूमन रिसोर्स है चाहे फिजिकल रिसोर्स है, कैसे डेवलप करते हैं जब नई टेक्निक आती है। तो कैसे टेक्निक को इंप्रूव करें, ये हमारी पांचवी प्रॉब्लम होती है। अब आता मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं लास्ट ईयर जो पेपर आया था सीयूटी का, दो क्वेश्चन आए थे चैप्टर में से और दोनों के दोनों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में से आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से करेंगे इसको। अब आता पहला क्वेश्चन, सर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। देखो नाम से पता लग रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है दो गुड्स की जिनको प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट शोज डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स। ये क्या बता रहे हैं, दो गुड्स की अलग अलग पॉसिबिलिटी जिनको प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये मेरी इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज मेरे को दे दिए, टेक्निक दे दी, अब उसके साथ मैं कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स के प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये कौन बताएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का नाम याद रख लीजिएगा। इसे मेरे बच्चे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह देते हैं। तो सारे नाम आपको क्लियर होने चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। पता लगे एमसीक्यूज में टीचर ने इन नाम से पूछ लिया और आप घबरा दो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहां से आ गया भाई, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। क्यों बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि अगर आपने एक आइटम की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपको रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम वन गुड टू अदर, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह देते हैं। अब आता है कुछ असम्पशन। हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को स्टडी करते हैं वी टेक सम असम्पशन, इनको थोड़ा सा गो थ्रू होके जाना। सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है, हमने कम ज्यादा नहीं कर सकते। फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कोई भी रिसोर्सेज कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रही है। टेक्निक इज कांस्टेंट, टेक्निक प्रॉपरली कांस्टेंट है हमारी। ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। सारे रिसोर्सेज हर आइटम की प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, यानी कुछ रिसोर्सेज किसी आइटम में अच्छे होंगे प्रोड्यूस करने में, कुछ रिसोर्सेज किसी और आइटम में अच्छे होंगे। अब मेरे बच्चे इसको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, टेबल लेते हैं। अब देखो मान लो इकोनॉमी के अंदर मैं दो चीजें प्रोड्यूस कर सकता हूं, व्हीट एंड राइस। अब ये मेरे को क्या दिखाए गए हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स की जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। मान लो मैंने सारे रिसोर्सेज व्हीट पे लगा दिए तो आई कैन प्रोड्यूस 10 लाख टन ऑफ द व्हीट एंड राइस इज 0।
लेकिन अगर मान लीजिए मैंने राइस को प्रोड्यूस करना है, 1 यूनिट ऑफ राइस आई प्रोड्यूस, देन आई कैन प्रोड्यूस 9 यूनिट ऑफ व्हीट। अगर मैं इसके 2 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो इसके 7, इसके 3, तो इसके 4, और अगर सारे रिसोर्सेज में राइस पे लगा दूं तो 4 यूनिट ऑफ राइस एंड व्हीट विल बी 0। यानी क्या दिखा रहा है कि भैया कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर सकता हूं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर मैं राइस 0 यूनिट बनाऊंगा तो व्हीट 10, अगर ये 2 यूनिट तो ये 7, अगर ये 4 तो ये 0। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग जो हमारी पॉसिबिलिटीज है, इनको जो कर्व दिखाता है, अभी आपको मैं दिखाने लगा हूं, यहां पे देखिए ये कर्व। जब इनको हम एक कर्व की फॉर्म में दिखाएंगे, जैसे इस कर्व में क्या दिखाया गया, पहला कॉम्बिनेशन क्या था 10 विद द 0, पहला कॉम्बिनेशन का 10 यूनिट एंड दैट वाज 0, सेकंड दिस इज 1 एंड दिस इज 9, देन दिस इज 2 एंड दिस इज 7, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 4 एंड 0। और मैं जब इन सारे कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करता हूं तो माय डियर दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो तुम्हें को ड्रॉ करना नहीं आना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लेकिन इसलिए दिखा रहा था कि दिमाग में क्लियर हो जाए क्या मतलब क्या। ये कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ए बी सी डी ई, तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन अब तुम्हारे काम की चीजें क्या वो सुनो, पहले डेफिनेशन क्लियर होगी। अब तुम्हारे काम की चीज है नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो पहली चीज याद रखो, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ऐसा भी कह सकते हैं कि पीपीसी कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। हम ये भी कह सकते हैं इट स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। भैया अगर राइस ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो व्हीट कम करने पड़ेंगे, व्हीट ज्यादा बनाऊंगा तो मेरे को राइस कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कैसा होता है ये नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात कनकेव टू ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप क्या है, कनकेव टू ओरिजिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, कनकेव टू ओरिजिन। तो क्वेश्चन आता क्यों, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों होता है कनकेव, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वैसे भी कह देते हैं इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पहली बात, पीपीसी की शेप कैसी है, कनकेव। क्यों होती है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाए, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए, वन एंड द सेम। दोनों का आंसर एक ही बात है। आगे चलते हैं, शिफ्ट इन पीपीसी। पीछे क्या पता होनी चाहिए भाई, पीपीसी शिफ्ट कब करता है, पीपीसी कब शिफ्ट करता है, दो कंडीशन में। नंबर 1, जब रिसोर्सेज चेंज होते हैं, जब आपके दोनों जो आइटम आप बना रहे हो, दोनों गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जब उनके रिसोर्सेज में चेंज आएगा तो पीपीसी कब शिफ्ट करेगा। सबसे पहले देखो ये वाला केस मान लो, शुरू में ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी P1 P1। अब अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं दोनों आइटम के एक्स और वाई, तो शिफ्ट हो जाएगा P2 एंड P2। और अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो पीपीसी कब शिफ्ट हो जाएगा, नेटवर्क। बेटा लास्ट ईयर शिफ्टिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आया था, क्लियर एवरीबॉडी। तो याद रखना है पीपीसी कब, पहली बात कब शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्सेज में चेंज आएगा। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इट शिफ्ट राइटवर्ड। रिसोर्सेज कम होंगे प्रोडक्शन कम होगा, शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो तुम्हें ये याद रखना है, कोई डायग्राम नहीं बनवाएगा तुम्हारे से। When there is improvement in technique of both sectors, अगर दोनों की टेक्निक इंप्रूव कर जाए या डेट्रिएट कर जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों की टेक्निक इंप्रूव करती है तो पीपीसी कर्व किधर शिफ्ट करेगा, टेक्निक इंप्रूव करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एंड पीपीसी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। और अगर दोनों की टेक्निक डेट्रिएट कर जाए तो फिर ये शिफ्ट करेगा मेरे बच्चे लेफ्टवर्ड। यानी कि पीपीसी कर्व शिफ्ट कब करेगा, तुम्हें ये याद रखना है। दो केसेस में, जब प्रोडक्शन में चेंज, रिसोर्सेज में चेंज आए दोनों आइटम्स की जिनको बात कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, या दोनों की टेक्निक में चेंज, तो ये शिफ्ट करेगा।
अब क्वेश्चन आता है सर क्या पीपीसी को रोटेट भी करता है? यस कर, पीपीसी कब रोटेट भी करता है? रोटेट कब करता है? दो तरह से, या तो वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा या ये रोटेट करेगा एक्स एक्सिस पे। ध्यान से समझिएगा, कब, बड़े प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी। अब नीचे हमने फैक्टर लिया हुआ राइस एक्स एक्सिस पे। मान लो राइस के रिसोर्सेज में इंक्रीज हो जाए, या राइस की जो टेक्निक है वो इंप्रूव करती है, यानी सिर्फ एक्स गुड, मान लो एक्स गुड है, एक्स गुड के रिसोर्सेज बढ़े या एक्स गुड की टेक्निक में इंप्रूवमेंट हुई, तो भैया सिर्फ एक्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी एंड इट विल रोटेट राइटवर्ड लाइक दिस। और अगर सिर्फ एक्स गुड के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं या इसकी जो टेक्निक है वो डेटरेट करती है, तो सिर्फ एक्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी एंड इट विल रोटेट लेफ्टवर्ड लाइक दिस। यानी रोटेशन कब होती है, तुम्हें याद क्या रखना है, जब एक गुड की या तो टेक्निक में चेंज आए या उसके रिसोर्सेज में चेंज आए। अब इधर देखो, मान लो वाई गुड के रिसोर्स, ये देखो सपोज करो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है, स्टार्टिंग में अगेन ए बी। अब मान लो जो वाई गुड है इसकी टेक्निक इंप्रूव कर जाती है, इसके रिसोर्सेज इंप्रूव कर जाते हैं, तो इट विल रोटेट लाइक दिस डी बी। और अगर वाई गुड के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, इसकी टेक्निक डेटेरियोरेट कर जाती है, सिर्फ इसकी प्रोडक्शन कम होगी, एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रोटेट लेफ्टवर्ड लाइक दिस। ये शिफ्टिंग अच्छे से याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर। देखो तुम्हारे पास ना टाइम ज्यादा नहीं है, हमारे पास जोर मार के ना 45 डेज है, तो इसीलिए एक अपने दिमाग में रूटीन बिठा लेनी है कि जो टॉपिक कोई भी टीचर आपको करा रहा है, डेली आपकी 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, शेड्यूल आपका प्रॉपर बन जाएगा, अभी 1-2 दिन में आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। तो बेटा जो टीचर आपको करा रहे हैं, चाहे वो जीटी की क्लास लग रही है, चाहे मैथ की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, इकोनॉमिक्स की है, बिजनेस की है, अकाउंट्स की है, बेटा आज का काम आज ही करना है, कल पे डालने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, ओनली 45 डेज यू है, और हमने एक एक दिन में पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट करते जाना है। तो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अगली फीचर क्या होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की? इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज याद रखना, पीपीसी कर्व क्या शो करता है, इसकी हर रिसोर्सेज का, इसी आपको मैंने बताया था ना, इसी असम्पशन के ऊपर ये बेस्ड है कि देयर इज फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम अज्यूम कर रहे हैं पीपीसी कर्व के ऊपर सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं जा रहा। अब आता है मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, फिर करता हूं क्या क्वेश्चन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और ये पीपीसी को कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए भैया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बताता है कि अगर मैंने एक्स गुड को प्रोड्यूस करना है तो मेरे को वाई गुड का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ये देखो फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, लॉस इन वाई गुड डिवाइड बाय गेन इन एक्स गुड। भाई वाई को एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो वाई का सेक्रीफाइस करोगे वो क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं। अब एक बात क्लियर है ना, अगर मेरे को राइस को प्रोड्यूस करना है तो व्हीट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब राइस को प्रोड्यूस करने के लिए जो व्हीट का सेक्रीफाइस किया वो क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब तुम्हें लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन कैसे आया मैं समझाता हूं। अभी जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह देते हैं, ये हमारे पीपीसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहले इफ इट इज इंक्रीजिंग, जैसे हमारे केस में इंक्रीज है, यूजुअली कैसा होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज ही हो रही होती है। जैसे अगर आप देखो, ये तो एग्जांपल दिया था मैंने पीछे, सेम एग्जांपल है, राइस 0 1 2 3 4 बढ़ रहा है, व्हीट 10 9 7 4 0 कम हो रहा है। अब यहां से समझो क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखो जब मैंने राइस को प्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा 1 यूनिट एक्स का, तो मैंने व्हीट का कितना सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट। यानी अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लॉस इन व्हीट
लॉस इन वाई ग्रुप डिवाइड बाय गेन इन एक्स ग्रुप। तो यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? व्हीट का। गेन किसका हो रहा है? राइस का। तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ? 1 यूनिट व्हीट का। और गेन किसका हुआ? 1x। अब सेकंड केस में फिर आपने इसका यूनिट और बढ़ा दिया। अब कितना आपने सेक्रीफाइस किया? 2 यूनिट। तो लॉस कितना हुआ? 2y का। गेन कितना हुआ? 1x का। फिर आपने एक यूनिट और इसका बढ़ाया, गेन किया। और अब कितने सेक्रीफाइस किया? 7 to 4, 3 यूनिट। 3y का लॉस हुआ, 1x का गेन हुआ। तो दिस वे वी कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। पर तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाली, मेरी बात सुन लो। तुम्हें क्या याद रखना है कि जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी तो पीपीसी कर्व की शेप कैसी होगी? कनकेव टू ओरिजिन। यूजुअली यही होती है। और इस शेप ऑफ पीपीसी कर्व कनकेव टू ओरिजिन क्यों होता है? बिकॉज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीज। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आया पिछली बार, इससे अगले वाला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट याद रखना, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, होती नहीं है, कंडीशन लगा दी हमने, अगर ये डिक्रीज करे तो फिर पीपीसी की शेप कैसी होगी? देन इट विल बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। होता नहीं है, कंडीशन है कि अगर ये डिक्रीज करे तो पीपीसी की शेप कैसी होगी? कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये देखो 0 1 2 3 4 बढ़ रहे, यहाँ 10 to 7 कितने सेक्रीफाइस किया? 3 यूनिट। 7 to 5 कितने सेक्रीफाइस किया? 2। 5 to 4 कितने सेक्रीफाइस किया? 1। तो सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, ये डिक्रीजिंग है। और अगर डिक्रीजिंग होगा तो शेप कैसी आएगी? कन्वेक्स टू ओरिजिन। तुम्हें याद क्या रखना है? अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है तो कनकेव शेप, डिक्रीजिंग है तो कन्वेक्स। और पेपर में आया था बेटा ये, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट व्हाट विल बी शेप ऑफ पीपीसी कर्व? देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन था बेटा, बोर्ड आप बोर्ड कह रहे हो, सॉरी आपको सीयूटी के पेपर के अंदर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पेपर का फाइनल सीयूटी। तो यहां पे हमने क्या देखा? जब कांस्टेंट होगा, देखो कांस्टेंट कैसे है? 1 2 3 4 5 बढ़ा रहे हो, 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, 2 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहे हो, कांस्टेंट है। और इस केस में की शेप कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो आपको तीन बातें याद रखनी है। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है तो शेप कनकेव, डिक्रीजिंग है तो कन्वेक्स, और अगर आपका कांस्टेंट है तो शेप क्या है? स्ट्रेट लाइन। इट वाज अ क्वेश्चन लास्ट ईयर इन योर फाइनल पेपर ऑफ सीयू। अब क्वेश्चन आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ पीपी। देखो इसको मेरे को लगता नहीं टीचर बहुत ज्यादा पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू ऐसे नहीं बन सकते ज्यादा, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम को हम पीपीसी कर्व से भी सोल्यूशन देखते हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले जैसे एक पीपीसी कर्व दिया हुआ है तो आपको इससे क्लियर पता लगेगा पहली प्रॉब्लम कि आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो पहली प्रॉब्लम क्या हमारी सेंट्रल, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। हमें पीपीसी कर्व देख के आपको पता लग गया व्हाट यू कैन प्रोड्यूस, व्हीट एंड क्लोथ। और कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हो ये भी क्लियर है। अगर मैंने व्हीट प्रोड्यूस किया ओ यूनिट तो क्लोथ विल बी 0। अगर मैंने ओबी यूनिट प्रोड्यूस किया क्लोथ तो व्हीट विल बी 0। और अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं ये ओ डब्ल्यू, सपोज आई प्रोड्यूस व्हीट, कितना प्रोड्यूस करता हूं मैं? ओ डब्ल्यू। तो क्लोथ कितना प्रोड्यूस होगा? ओसी। और अगर मैं व्हीट प्रोड्यूस करता हूं OC1 तो आप सॉरी क्लोथ प्रोड्यूस करता हूं OC1 तो व्हीट हो जाएगा OW1। यानी क्लियर बताएगा क्या क्या चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी हमारी? हाउ टू प्रोड्यूस। अब पीपीसी कर्व से आपको ये पता लग जाता है कि क्या आप प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहे हैं या नहीं। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अब पीपीसी कर्व से तुम्हें क्या पता लगता है? सुनो बड़े ध्यान से। इफ यू आर लाइंग ऑन, अगर आपकी जो प्रोडक्शन है वो पीपीसी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे लाई कर रही है, एल पॉइंट, एम पॉइंट, ओ पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, तो इसका मतलब आप प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहे हो, बेस्ट टेक्निक का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप पीपीसी कर्व के इन साइड में कहीं भी आर पॉइंट, एस पॉइंट, के पॉइंट, तो ये इंडिकेट करेगा आप प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं कर रहे। मतलब पीपीसी कर्व से यही पता लगता है। अगर पीपीसी कर्व के ऊपर हो कहीं भी किसी पॉइंट पे तो आप प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहे हैं। इफ यू लाइक इनसाइड इसका मतलब प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं हो रहा। फिर आगे चलते हैं फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। अब आपको यह भी पता लगता है पीपीसी कर्व से भाई रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगेन इसको भी सेम उसी तरह देखेंगे। अगर आप पीपीसी कर्व के ऊपर कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लीजिए पॉइंट है के एल एम, इसका मतलब है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का। लेकिन अगर आप इसके इनसाइड में कहीं भी डी पॉइंट, एफ पॉइंट, ई पॉइंट,
इसका मतलब आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, अंडर यूटिलाइजेशन है इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज। क्लियर है? फिर आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। पीपीसी कर्व से ये भी पता लगता है रिसोर्सेज ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मान लो ये इकोनॉमी है, इसका पीपीसी कर्व हमारा 2000 में और 2010 में सेम है। अगर हम देखें इस इकोनॉमी का जो पीपीसी कर्व है ये रहा, ये 2000 में भी यही था और 2010 में भी सेम है। तो इसका मतलब इस इकोनॉमी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ये कौन सी इकोनॉमी है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। यानी पीपीसी कर्व को देख के आपको आइडिया लग जाएगा भैया इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर ये पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है लाइक दिस, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये आपका पीपीसी कर्व कब का है? ये है 2000 का और ये पीपीसी कर्व है आपका 2010 का। ये शो करेगा भैया ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। यानी पीपीसी कर्व को देख के आपको आइडिया लग जाएगा इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं। अगर वही का भैया पीपीसी कर्व मतलब कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। लेकिन राइटवर्ड चला गया तो भैया इकोनॉमी डेवलप कर रही है, डेवलपिंग। क्लियर है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, भैया इस प्रॉब्लम को भी हम इजिली देख सकते हैं किनके लिए प्रोडक्शन हो रही है। जैसे देखो मैंने किसी टॉप पे एक तरफ लिया बेसिक नेसेसिटी और एक तरफ ली मैंने लग्जरी आइटम्स। अब ध्यान से समझना। अब अगर मान लीजिए मैं इस पीपीसी कर्व को देखता हूं तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मान लीजिए अगर मैं यहां पे बी पॉइंट पे हूं तो इसका मतलब ये हुआ इकोनॉमी के अंदर नेसेसिटी आइटम्स ज्यादा बन रही हैं, लग्जरी आइटम्स कम बन रही है। यानी इकोनॉमी के अंदर पुअर पीपल्स को वेटेज ज्यादा दी जा रही है, उनके लिए सामान ज्यादा बन रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ए पॉइंट पे हूं तो ये शो करेगा कि आप लग्जरी गुड को ज्यादा बना रहे हैं और नेसेसिटी आइटम्स को कम बना रहे हैं। इसका मतलब अमीरों के लिए सामान ज्यादा बन रहा है और गरीबों के लिए सामान कम बन रहा है और इससे इनइक्वालिटी भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ रही थी। तो इस तरह से आपको पता लगता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। अच्छा एक ही क्वेश्चन कई बार पूछ लेता टीचर, व्हाट आर अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन अबाउट। बड़ा सिंपल है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब है जिनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो और अनअटेनेबल का मतलब होता है जिनको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात समझो, कितने भी कॉम्बिनेशन पीपीसी कर्व के ऊपर होते हैं, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, क्या पीपीसी कर्व के इनसाइड होते हैं, दिस वन देयर देयर, ये सारे हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उसे क्या बोलोगे आप? अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। लेकिन जो कॉम्बिनेशन पीपीसी कर्व से बाहर है, जैसे ये आई, ये जे, ये मान लो यहां पे कोई के कॉम्बिनेशन, कोई एल कॉम्बिनेशन, तो ये सारे कॉम्बिनेशन कौन से हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, जिनको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर है? अटेनेबल कौन से हैं? जो पीपीसी कर्व के ऊपर आएंगे या अंदर आएंगे, और जो इससे बाहर है हम उन्हें बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो बेटा इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हुआ क्यूरी पाथ। लेकिन मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो मेरे बच्चे मैंने आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करानी है। तो ऑडियंस गेट रेडी, अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा कितनी जल्दी आंसर करेगा। और 2 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, और फिर शुरू करते हैं एमसीक्यू।
यस स्टूडेंट्स, आई एम बैक। तो कौन कौन तैयार है एमसीक्यूज करने के लिए? राइट डाउन यस सर वी आर रेडी। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए रेडी सर। एवरीबॉडी स्टार्ट टाइपिंग। रेडी देखो कितने फास्ट है। यस वेरी गुड। सार्थक, यशिका, ईशा, ऑल आर रेडी, ग्रेट। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट आंसर जब करेंगे ना तो 1 के आगे आप लिखेंगे ए बी सी और जब सेकंड आएगा 2 के आगे बी सी डी, ताकि मेरे को पता लगे कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। कई बार क्या होता है बच्चे पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है, मान लो इसका आंसर बी है तो 1 बी लिखेंगे, 1 ए है तो 1 ए लिखेंगे, लाइक दैट। तो रेडी स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द assumption that A, the given resources are fully and efficiently utilized. State of technology does not change. Resources are not equally efficient in production of all goods. And D, all of above. अरे वाह भाई, क्या बात है, बच्चों ने आंसर देने शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक जो आंसर आए हैं कुछ बच्चों ने गलत दिया है, कुछ का ठीक है। तो वेरी बहुत सारे बच्चों ने लेकिन आंसर ठीक दिया है। एंड माय डियर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव डी। बेटा ये तीनों की तीनों assumption होती है पीपीसी कर्व की, दिमाग में बिठा लें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट टू राइट व्हेन। कब ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड नन ऑफ दीज। क्या सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने देना शुरू कर दिया, वेरी गुड। ईशा, संचित, कृतिका, भूमि, अजीत, आप सबका आंसर ठीक है। एब्सोल्युटली आंसर इज बी। यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, बिल्कुल ठीक। रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन। इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट, rotate to right, none of these। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्या बात है भाई, बच्चे तो मेरे से भी फास्ट है। मैं पढ़ता बाद में हूं, बच्चे आंसर पहले दे रहे हैं भाई। ऑडियंस बड़ी जबरदस्त है, मजा आ रहा है आपके साथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए ही है, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एनी पॉइंट दैट लाइज इनसाइड द पीपीसी कर्व इंडिकेट्स। जो पॉइंट पीपीसी कर्व के साइड में होता है वो क्या शो करता है? इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नन ऑफ दीज। फोर्थ क्वेश्चन में मैं पढ़ता बाद में हूं, आंसर पहले आ जाता है। आई लव यू यार, रियली आई लव ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ठीक दिया है और आंसर इज सी। यस, अंडर यूटिलाइजेशन। जो पीपीसी के अंदर है ना, दो बातें हैं, या तो इम्प्रॉपर यूज हो रहा है टेक्निक का, या रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपीसी कर्व? क्या प्रोडक्शन हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही होती है? यस, नो, यस एंड नो, नन ऑफ दीज। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या इसके ऊपर, क्या आंसर समझ आ रहा है? क्वेश्चन ये है, क्या प्रोडक्शन हमेशा पीपीसी कर्व के ऊपर होती है? यस और नो, यस नो, व्हाटएवर योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर बी, सी, सी, बी। बहुत सारे बच्चे सी लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे हैं। माय डियर आंसर इज बी। ओनली वर्ड आ गया ना। क्या सिर्फ पीपीसी कर्व के ऊपर होती है प्रोडक्शन? नहीं बेटा, अंदर भी होती है। यहां पर क्या होता है? अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आंसर इज नो, यानी कि बी इज द आंसर। Question number 6. In deciding how to produce, the economy should consider। अभी आपने डिसाइड करना है हाउ टू प्रोड्यूस, तो इकोनॉमी को क्या करना चाहिए? इसको कंसीडर करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सिक्स क्वेश्चन आंसर बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पहले ही लिख दिया। संचित काला, यशिका, सार्थक, लक्ष्य गोयल, ईशिका, भूमि, अजीत चौहान, क्या बात है, छा गए और सबका आंसर ठीक है। ये सी इज द एग्जैक्ट आंसर। यू ऑल आर राइट, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेवेंथ क्वेश्चन।
What will be the shape of PPC when marginal quantity cost is constant? बेटा इस क्वेश्चन में लिख लो, ये 2023 का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन इज CUET 2023 में आया था. सेम दिस क्वेश्चन. क्या शेप होगी मार्जिनल क्वांटिटी कॉस्ट पीपीसी कर्व की? मार्जिनल क्वांटिटी कॉस्ट है कांस्टेंट. 7th क्वेश्चन का आंसर कनकेव, कन्वेक्स, बैकवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेट लाइन. तो यस माय डियर, मजा आ गया. हर बच्चे का आंसर ठीक है. यस, इट इज ए स्ट्रेट लाइन. जब कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्यादा भारी नहीं आते हैं. थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा तो 100% 40 के 40 क्वेश्चन हम ठीक करेंगे, एक भी गलत नहीं करेंगे. आइए आगे चलते हैं. द मेन रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज. भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या कारण है? ए, द पीपल डोंट वर्क विद फुल डिवोशन, wants are too much, means are limited compared to wants are limited compared to means. तो आंसर बताइए 8 क्वेश्चन का. कुछ ने सी लिखा, कुछ ने बी लिखा, कुछ ने डी लिखा. इसमें बड़ी वेरिएशन आ रही है भाई. क्यों भाई वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या होते हैं? मीन्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड. तो आंसर यहां पे था मीन्स आर लिमिटेड कंपेयर टू वांट्स. आंसर इज सी. सी इज माय डियर आंसर ऑफ दिस 8 क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चों का गलत है, ठीक कर ले. इशिता जी का ठीक था ये जरूर आंसर, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों ने गलत किया. 8 क्वेश्चन का आंसर है. दो ही तो रीजन है, are limited, wants are unlimited. That is the basic cause behind the central problem. Here everybody. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर नाउ 8 के बाद 10 कैसे आ गया भाई? चलो एनी हाउ. क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ए ऑप्शन, स्लोप डाउनवर्ड एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन, स्लोप डाउनवर्ड कनकेव टू ओरिजिन, स्लोप डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, स्लोप्स डाउनवर्ड. 10th क्वेश्चन आंसर जल्दी बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए. कैसा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है अभी तक. बाकी सारे बच्चों का आंसर ठीक है. बेटा डाउनवर्ड होता है, कनकेव होता है. यूजुअली पीपीसी कर्व की शेप कनकेव ही होती है. वो तो स्पेशल केसेस होते हैं जब ये कन्वेक्स या स्ट्रेट लाइन हो सकती है. अदरवाइज यूजुअली इसकी शेप कैसी है? कनकेव टू ओरिजिन. Which of following is not a central problem? इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है? How to produce, what to produce, when to produce, for whom to produce. कौन सी प्रॉब्लम सेंट्रल नहीं है? 11th क्वेश्चन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ऑडियंस बहुत एक्टिव है. यस एब्सोल्युटली राइट. बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर है. When to produce कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बी इज द आंसर. वेरी गुड. Question number 12. Economic problem arises due to scarcity of resources, unlimited want, alternative uses, all of above. Question number 12. जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए. वेटिंग वेटिंग वेटिंग. महिमा जी का आंसर ठीक है, ईशा जी ने भी ठीक दे दिया. यस, बहुत सारे बच्चों ने नाम नहीं ले पा रहा हूं. मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ठीक दिया. डी इज द आंसर. ये सारे रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. वेरी गुड मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट टू प्रोड्यूस मीन? टाइप्स ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी. यस. 13th क्वेश्चन. वेटिंग फॉर द आंसर. ईशिता, कृतिका, यशिका, भूमि ने आंसर दे दिया है. बाकी बच्चे कहां रह गए भाई? टाइपिंग फास्ट होनी चाहिए भाई. पास 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 पास. जल्दी जल्दी. ओके. यस माय डियर, आप सबका आंसर ठीक है. सी इज द आंसर. व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीजें डिसाइड करनी होती है. क्या बनाए और कितना बनाए. क्या चीजें बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ए, प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर चॉइस, problem of choice arising due to limited, problem of firm choice, none of the
यस माय डियर, क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? 14 क्वेश्चन, यस, ए बी सी डी। क्या है इसका आंसर? वेरिएशन आ रहा है आंसर में, किसी का ठीक है किसी का गलत है, अब तो बाद में पता लगेगा भैया, अभी बताता हूं मैं। जल्दी जल्दी बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट करें। यस, हाँ जी बच्चे, आंसर इज बी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू लिमिटेड मींस। आंसर इज बी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, कनकेव कर्व, नन। क्या बोलते हैं भाई इसको? 15 क्वेश्चन, यस, ये सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया, क्या बात है भाई, और सबका आंसर ठीक है। यस, बी इज द आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब देखो तुम्हें ना एक चीज पता लगनी चाहिए, अगर हम अटेंटिवली लेक्चर को अटेंड करते हैं तो टफ नहीं है सीयूटी क्लियर करना, हम टॉप कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे हमारा रैंक आ सकता है, बशर्ते फिजिकली मेंटली आप यहां पे रहें और जैसे जैसे टीचर कराते जाएं अच्छे से करते जाएं। अच्छा तुम्हें एक चीज और बता दूं, मैं मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं इन सबको मेरे बच्चे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर आपको दोबारा भी चाहिए होंगे सुनने के लिए तो ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये आप बार बार भी सुन सकते हैं, अगर आपको दिक्कत आए तो आप दोबारा भी टॉपिक कर सकते हैं। इन्हें क्या बच्चा हमने क्वेश्चन करना था अभी 16, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का 15 हो गया, 16 क्वेश्चन। इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज परफॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, प्लानर, प्राइस मैकेनिज्म। कौन डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है? अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं यहाँ पे, मैंने बोला ना बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। हाँ जी, अभी तक एक बच्चे का भी आंसर ठीक नहीं है मेरे बच्चे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का होता है, इट इज परफॉर्म्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मींस डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। हंस गए ना, यही गया एक नंबर, दिमाग को यूज करना है। हम कहते हैं ना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कौन डिसाइड करते हैं? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती हैं उसको हम टेक्निकली बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। तो इसका आंसर मेरे बच्चे डी था, कुछ बच्चों ने बाद में ठीक आंसर दिया है, वेरी गुड, लेकिन शुरू में बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे थे। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन विच सिस्टम कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज फाउंड। सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे को लगता है अभी तक जितने कराए हैं भैया। यस, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल ठीक है। 17 क्वेश्चन का आंसर सी है, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी ही कहते हैं। इन ए फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय, क्या प्रोड्यूस करने, कितना प्रोड्यूस करने, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे सॉल्व होगा? गवर्नमेंट, प्लानिंग कमीशन, बिग कैपिटलिस्ट, प्राइस मैकेनिज्म। अब गलती ना करना। यस, अब मेरे को लगता है सारे बच्चे ठीक आंसर करेंगे। यस माय डियर, अब आपको समझ आ गया होगा, इट इज सॉल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। 18 क्वेश्चन का आंसर है डी। Which of the following is not concerned with the problem of choice? कौन सा इसमें से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ कंसर्न नहीं है? एक्सेसिव इनकम, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। फटाफट आंसर कर दीजिए, इनमें से कौन सा नहीं है कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से? यस माय डियर, 19 क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल ठीक है, एक्सेसिव इनकम नहीं होता, बाकी सब होता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? इंडस्ट्रीज, प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स। 20th क्वेश्चन में कमाल है यार, मैं पढ़ता बाद में हूं, तुम आंसर पहले दे देते हो। आ गए मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक,
20th का सी आंसर है गवर्नमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट टू, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट टू choice of technique, distribution of income, market value of good and services, the choice of good and services। 21st क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, 3-4 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्या बात है भाई, छा गए आप लोग तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक मेरा बच्चा, आंसर इज डी। यस, डी इज द आंसर, सबका आंसर ठीक है ये। If labor is cheap and capital is costly, then labor intensive technique should be adopted, capital intensive technique should be adopted. Out of labor and capital intensive, any one of them can be adopted, none of these can be adopted। तो बता दीजिए आंसर क्या है। अगर लेबर चीप है, कैपिटल कॉस्टली है, तो क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया, नित्या अग्रवाल, महिमा जी और यशिका, स्थिति, संचित, भूमि, सबका आंसर ठीक है। यस माय डियर, लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे, आंसर इज ए। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ए आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, आर सेम इन एवरी इकोनॉमी, चेंज विद द टाइम, आर अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न एज। 23rd क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स सब में सेम होती है, डिफरेंट होती है, चेंज विद द चेंज इन टाइम, व्हाट शुड बी द आंसर? यस, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है और बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। डिफरेंट होती है, देखो होती सब कंट्रीज में है, लेकिन हर कंट्री की अलग अलग प्रॉब्लम है, सबकी सेम नहीं होती है। डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, ए इज द आंसर। 24 सेंट्रल प्रॉब्लम आर सेम इन ऑल कंट्रीज। देखो उसको रिवर्स कैसे करा, सेम इन द सेंस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब जगह आपको मिलेगा। Hence their solution is also same, but their solution is different, different type of economy, yet all countries can't solve them, yet nothing can be said about their solution। 24th क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे सेम की सेंस क्या है? सेम की सेंस है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, सबको डिसाइड करना है। तो क्या इनका सोल्यूशन भी सेम होना चाहिए? इस पे क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर बताइए। यस माय डियर, बिल्कुल ठीक, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए और ठीक है, बी इज द आंसर। प्रॉब्लम सेम है लेकिन सोल्यूशन डिफरेंट है, सब जगह सेम सोल्यूशन नहीं होता। बहुत बढ़िया। द कर्व विच शोज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज टर्म्ड एज, जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को दिखाता है उस कर्व को क्या कहते हैं? यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या डिमांड कर्व। 25 क्वेश्चन, यस माय डियर, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर दे दीजिए। यस 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 यस, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। अभी तक एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सब ठीक ही दे रहे हैं। यस माय डियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो दिखाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या प्रोड्यूस कर सकते हो और कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। विच इज नॉट द सेंटर प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी सेंटर प्रॉब्लम नहीं है? व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच टैक्स इज टू बी इम्पोज, हाउ इज टू बी प्रोड्यूस, फॉर whom is to be produced। 26 क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबका ठीक होना चाहिए मेरे को लगता है ये। यस माय डियर, बिल्कुल ठीक है सबका, जिन्होंने आंसर दिए। बी इज द आंसर। कितना टैक्स लगाया जाए, ऐसी कोई सेंटर प्रॉब्लम नहीं होती। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट, concavity of the PPC implies increasing slope, decreasing slope, constant slope, none of these। 27 क्वेश्चन, कंकेविटी का मतलब क्या है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है? यस माय डियर, यस, वेटिंग फॉर द आंसर। सोच के जवाब देना, ऐसे जवाब मत दे देना, फिर एक चीज बता भी देता हूं तुम्हें। यस, एक बात क्लियर करूंगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पीपीसी कर्व का स्लोप मेजर करना है तो स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व जो होता है
इसको मेजर कर सकते हैं विद मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसे आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह देते हैं। यानी अगर आपको पीपीसी कर्व का स्लोप मेजर करना है, इट इज मेजर्ड बाय मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यही से आंसर बना लो। कनकेव क्यों होता है? जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो यानी स्लोप क्या दिखाता है? कनकेविटी क्या शो करती है? स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो माय डियर ए इज द आंसर, नॉट द बी। समझ आ रही है? क्या बोला मैंने? दो बातें बताई हैं, ध्यान से समझ लो। पहली बात, स्लोप पीपीसी कर्व का कौन दिखाएगा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब इंक्रीज होती है तो उसकी शेप कैसी होती है? कनकेव, यानी ये शो करेगा इंक्रीजिंग। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल इज। बताइए इनमें से कौन सा माइक्रो का एग्जाम्पल है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, नेशनल इनकम, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। कौन सा इसमें से माइक्रो वेरिएबल है? एवरीबॉडी पास, सोच के जवाब देते हैं, कोई जल्दी नहीं होती है। फटाफट मैं सबसे पहले आंसर करूं, मैं बताऊंगी सर मेरे को आता है, और जल्दबाजी में गलती कर दी है, बता रहा हूं आपको मैं। आप लोगों ने गलती कर दी। जितने बच्चों ने भी आंसर दिया अभी तक सबका आंसर गलत है। ए इज नॉट द आंसर। यस, सोच के जवाब दीजिए। पेपर में यही गलती करोगे तुम बेवकूफ हो। 60 मिनट मिलने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं, पूरा टाइम लो। मैं पीछे नहीं लगा तुम्हारे। मेरे बच्चे, आंसर इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज ए माइक्रो कंसेप्ट, बाकी तीनों के तीनों मैक्रो कंसेप्ट हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg of rice produced on a land which can also produce 80 tons of wheat is। क्या है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपने राइस प्रोड्यूस किए 100 kg, जहां पे 80 टन व्हीट भी प्रोड्यूस कर सकते थे। 100 kg ऑफ व्हीट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 80 टन ऑफ व्हीट है, 1000 टन ऑफ व्हीट है, नन ऑफ दीज है। हरी अप एवरीबॉडी। 29th क्वेश्चन, आपने 100 kg राइस प्रोड्यूस किए जहां पे 80 टन व्हीट प्रोड्यूस किया जा सकता था। तो यहां पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है? सोच के जवाब देंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। तुक्के से काम गलत हो जाता है। 29th क्वेश्चन आंसर वेटिंग वेटिंग। और एक क्वेश्चन इसके बाद और है बस मेरे बच्चे, 30 क्वेश्चन से and lecture will be over. Hurry up everybody. 29th question, answer is B। बिल्कुल कृतिका जी, आंसर ठीक है आपका। देखो 100 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए मैंने 80 टन व्हीट का सेक्रीफाइस किया, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 80 टन ऑफ व्हीट। लास्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, available at zero price, none of these। Yes, resources are yes। 30th क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने ठीक किया है, ए इज द आंसर। अब एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, लेक्चर का मजा आया कि नहीं आया, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए एंड देन आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। Yes, everybody, right? कैसा लगा लेक्चर? अगर सर को आपने आज नंबर देने हो 100 में से, तो कितने नंबर दोगे? 50, 40, 90 या 100 में से 100? और एक बच्चे ने तो 1000 दे दिए भाई मेरे को। क्या बात है भाई, थैंक यू, बड़ी अच्छी मार्किंग कर रहे हो आप तो। 100 में से 1000 दे दिए सर को। आ गए भाई, चलिए, ग्रेट माय डियर। इट वॉज रियली नाइस टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ यू। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप लोग बड़े एक्टिव थे, आपने बड़े अच्छे से आंसर दिया एंड रियली आई एंजॉय टीचिंग यू। तो ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मैं आपकी क्लास लूंगा बिजनेस स्टडी की। जी हाँ, कल बिजनेस स्टडी की क्लास लूंगा और इसी तरह से आप लोगों ने पूरा अच्छे से टेंटिवली अटेंड करना लेक्चर को, ताकि और ज्यादा मजा आए। विद दिस माय डियर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Yes, sorry मैं बताना भूल गया, 6 o'clock is the class for English। तो उसको भी अच्छे से अटेंड कीजिएगा। और आपके हर सोल्यूशन के लिए हम लोग आए हैं
माइंड वन थिंग, हमारा पर्पस यही है कि हमने नेशनल टॉपर निकालना इस पर सीयूटी का, और आप लोग पूरी मेहनत कीजिए, 110% वी विल अचीव दैट। अमित जी अगर कुछ कहना है तो आप कह दीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। That's it, sir. Thank you. Okay, my dear, God bless you all.